तेरह अगस्त 2025। आज हम बात करेंगे टेक्निकल स्नैग जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर प्रावधान हैं कि एक तो आपको स्टैट्यूटरी नोटिस देनी चाहिए, जैसे सेक्शन 80 की नोटिस है, वैसे ही ये नोटिस स्टैट्यूटरी नोटिस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में है, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट में है। तो ये स्टैट्यूटरी नोटिस जो है वो 2 महीने की होती है और ये गवर्नमेंट कंसर्न्स जो हैं वो सबको हम नोटिस देते हैं कि ये हमारा क्लेम है, आपने हमारा क्लेम सेटल नहीं किया है और हम आपको ये स्टैट्यूटरी वार्निंग देते हैं कि आप पेमेंट रिलीज़ करो वरना हम कोर्ट में दावा दाखिल करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सबको रिक्वेस्ट है कि मेरे ये चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और हम आपको गाइडलाइंस की तरह गाइड करते हैं एक छोटे से वीडियो क्लिप के अंदर। हम ज़्यादा इलेबोरेशन नहीं करते मगर शॉर्ट एंड स्वीट में आपको समझाते हैं। ओके, तो ये केस है उड़ीसा स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन वर्सेस विज्ञान केमिकल इंडस्ट्रीज एंड। ये जो ओरिजिनल सूट था वो 1988 का था और बीच में से एक पार्टी को विदाउट सेक्शन 80 की नोटिस जो है वो दी नहीं और उसको पार्टी बनाया। डिक्री पास हो गई, इन लोगों ने अटैचमेंट किया, रिकवरी किया, बैंक गारंटी सब कुछ। 88 से 2023 के जो पीरियड है उसके अंदर जो रिकवरी अमाउंट था वो 1000 या लाख के जगह पर 2 करोड़ 3 करोड़ का हो गया, जो इन लोगों ने रिकवर भी किया। मैटर गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 80 का जो नोटिस है वो मैंडेटरी है। अब मैं लॉयर हूँ, मैं बेंच में नहीं हूँ और मैं लिटिगेशंस जो है, जो लिटिगेंट है, उन लोगों की तकलीफ़ को मैंने खुद ने अपने आप ने बात करते करते या जैसे जजमेंट आते हैं, अटैचमेंट सेट असाइड हो जाता है, 21-22 की नोटिस देनी पड़ती है, डिग्री एग्जीक्यूट नहीं होती, ये सब तकलीफ़ें मैंने देखी हैं प्लेंटिफ की। हमारा जो सिस्टम है, मतलब लीगल सिस्टम जो सेट हुआ है वो ये बोलता है कि एक झूठे इंसान को हमको जैसे ना तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, मगर एक सच्चे इंसान के लिए वो बेचारा लड़ता रहता है मगर कोई एंड नहीं है। ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, तो हमें इसकी तरफ दूसरे एंगल से भी देखना चाहिए। ये बात सही है कि सेक्शन 80 की नोटिस मैंडेटरी है, स्टैट्यूटरी है, वैसे 354 की भी मैंडेटरी है, 164 कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी मैंडेटरी है, मगर हम इधर कोई मैंडेट देखने को नहीं मिला। जब भी आप पार्टी बनते हैं तो वो इटसेल्फ नोटिस होती है, तो आप उसको कंटेस्ट करते हो, रिटन स्टेटमेंट फाइल करते हो, आप एविडेंस देते हो, तब जाके डिक्री पास होती है। तो ये सब एक प्रोसेस है। नोटिस है तो स्टैट्यूटरी नोटिस नहीं दी, उसके ऊपर 88 का जो क्लेम है वो आप 2025 में सेट असाइड करते हो, तो आप उसकी भी तो सोचो जिसने इतने सारे पैसे डाले लिटिगेशन के अंदर, ऊपर से उसको पैसे भी रिकवर नहीं हो रहे हैं। तो एज अ लिटिगेंट्स लॉयर मुझे ऐसा लगता है कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इज क्रिएटिंग अ हैवॉक। इट डजंट गिव एनी जस्टिस फॉर मॉनेटरी और पैसे के लिए कोई भी क्लेम है या प्रॉपर्टी का कोई क्लेम है उसमें जस्टिस सर्व नहीं करता। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की जो ऑर्डर 21 रूल 22 है और दूसरी भी जैसे इंटरिम ऑर्डर्स हैं, उसके लिए हमको नया लुक लेने की ज़रूरत है। ये आउटडेटेड मशीनरी है और आउटडेटेड मशीनरी को जैसे अभी हमारे CJI गवाही साहब ने कहा, नो सीनियर काउंसिल मेंशनिंग, तो मेंशनिंग तो अलाउ ही नहीं होना चाहिए। मेंशनिंग सिर्फ रजिस्ट्रार, उसका जो JC है उसके पास आप रेसिपी फाइल कर दो, वो अपने आप तुम्हारा मैटर बोर्ड पे आ गए। कोई भी मैटर मेंशनिंग से आना नहीं चाहिए, क्योंकि मेंशनिंग के अंदर जज साहब का 1 घंटा वेस्ट होता है। दूसरी एक बात है,
हम सिटी सिविल कोर्ट के पास जाते हैं तो आप 230 को देखो, माय लॉर्ड इसने ये नहीं किया, माय लॉर्ड इसने वो नहीं किया. माय लॉर्ड इज नॉट फॉर दैट. माय लॉर्ड्स ड्यूटी इज टू हियर एंड पास अ जजमेंट. सो व्हाट डू वी रिक्वायर? वी रिक्वायर समबडी, रजिस्ट्रार और समबडी, कोई है जो ये सब सुने और डेट दे और रिजॉल्व करे. भाई तुम टाइम पे एफिडेविट फाइल करो, भाई तुम ये करो. कंप्लायंसेस सिर्फ रजिस्ट्री में होनी चाहिए, जज साहब के पास नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है. मैंने एक थ्रेड लिखा था ट्विटर पे, जो अभी एक्स जिसको बोलते हैं, वो थ्रेड में ये था 8 मई 2016. मैंने सर्टेन टिप्स दिए थे कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में क्या करना चाहिए. तो उसका टैगलाइन था, वी रिक्वेस्ट मोदी गवर्नमेंट. तभी नई नई सरकार बनी थी मोदी जी की 2014 में, और वो जुडिशरी के अंदर क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं फॉर जस्टिस सिस्टम, बेटरमेंट ऑफ जस्टिस सिस्टम, टू डिलीवर जस्टिस टू द कॉमन सिटीजन. उसके ऊपर उन्होंने मांगा था. तो मैंने एक सीरीज लिखी थी, वो सीरीज मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ. वी रिक्वेस्ट मोदी गवर्नमेंट, मतलब हम मोदी जी की जो सरकार है उसको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो हाई कोर्ट रूल्स के साथ में पढ़ा जाता है और सिविल मैनुअल भी है, वो बहुत एग्जॉस्टिव है. फाइलिंग एड इंटरिम एंड इंटरिम जो इंजंक्शन है वो आधा तो तुम्हारा खा जाता है. मतलब कि एक बार इंटरिम आपको मिल गया इंजंक्शन, तो आप 15, 20, 25 साल तक भूल जाओ कुछ होगा. उसके बाद मैंने बोला था इसके अंदर, इसके तहत कि ये जो एग्जॉस्टिव नोट्स है, वो नोट्स के अंदर दूसरी जो पॉइंट नंबर 2 मैंने बोला था, इंटरिम और एड इंटरिम हो गया तो फिर वो 10-15 साल आप भूल जाओ. फिर 15-20 साल के बाद डिक्री होती है, उसके बाद फर्स्ट अपील होती है, सेकंड अपील होती है, और फिर सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाती है SLP. मतलब कि जिस बंदे ने ये फाइल किया है वो 85 में अगर सूट फाइल किया है तो उसका 3 जनरेशन वो रिकवरी के लिए लड़ेगा. 30 साल के बाद मैटर बोर्ड पे आती है फॉर एविडेंस के लिए, और इंसान मतलब कि प्लेंटिव जो है वो शायद जिंदा है या नहीं है, ये डिक्री पास होगी कि नहीं होगी, सूट विड्रॉ होगा या सूट डिसमिस होगा. सपोज हम ये समझे कि चलो 5 साल में डिक्री हो गई, तो उसके बाद क्या, डिक्री तो हो गई, वो पेपर पे रहती है, उसको एग्जीक्यूट करना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. 2 साल के अंदर अंदर आपने एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स नहीं निकाले तो आपको 21-22 की नोटिस इशू करनी पड़ती है. जो इशू की अगर, तो आपकी डिक्री को भी सेट असाइड होने का बहुत चांस है, क्योंकि कुछ और ही आता है और डिक्री एग्जीक्यूट नहीं होती, कुछ चेंज हो जाता है. तो ये जो 21-22 की नोटिस है और 2 साल का लिमिट है वो भी निकलना चाहिए, क्योंकि डिक्री ड्रॉन अप करने में ही 3 साल निकल जाते हैं. डिपार्टमेंट 3 साल लेता है, उसको सील होता है, उसको ड्रॉन अप डिक्री होती है, फिर उसके फॉर्म्स होते हैं वो भरना पड़ता है, और 21-22 की नोटिस निकालो, कोई और थर्ड पार्टी आएगी, वो अपना क्लेम डालेगी और बोलेगा ये सब गलत है, मुझे तो पता ही नहीं था, वगैरह वगैरह. फिर उसके बाद आता है अटैचमेंट. अटैचमेंट अगर आया, सपोज मैंने अटैच किया, एग्जीक्यूट की, 21-22 भी मैंने पास कर दिया, और मैंने प्रॉपर्टीज एग्जीक्यूट कर, प्रॉपर्टी अटैच की इन एग्जीक्यूशन, तो वो प्रॉपर्टी जिसकी है वो आएगा और वो ऑब्जेक्शन देगा. और फैमिली मेम्बर्स अपने राइट्स, सपोज वो गुजर गए तो बेटा आएगा, बेटी आएगी, जमाई आएगा, वगैरह वगैरह. और डिक्री होल्डर को कुछ नहीं मिलेगा, वो बेचारा पैसा देता रहेगा लॉयर्स को और डिपार्टमेंट को. फिर उसके बाद रिव्यू CPC, ये मेरा व्यू था
CPC कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक बैरियर है, और जुडिशरी को भी ब्रॉड एंगल से सोचना चाहिए CPC के बारे में, और उसको टेक्निकली अगर 25 साल के बाद सेक्शन 80 की नोटिस देने का क्या फ़ायदा है? आप मुझे बताओ, 25 साल हो गए, कोई कंपनी तो बैंकरप्ट हो जाएगी, मतलब कि वो जो बंदा जिसने सर्विसेज दिया है वो तो ख़त्म हो गया 25 साल के अंदर। उसका क्या? आप सिर्फ सरकार का देख रहे हो कि ये गवर्नमेंट कंपनी है ओडिशा की, उसको सेक्शन 80 की नोटिस नहीं दी है, मगर वो प्राइवेट पार्टी का क्या, जिसने वो अपना मेहनत किया, उसने बिल रेज किए, उसने आपका काम कंस्ट्रक्शन किया, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कंप्लीट किया, और आप पैसे नहीं दे रहे हो। कुछ भी है, जो कुछ भी सेटलमेंट है वो फटाफट होना चाहिए, क्योंकि वरना हमारा जो ये एंटरप्रेन्योरशिप है उसको भी साइकोलॉजिकली अफेक्ट होता है। अभी ये जो लीगल एक्सपेंसेस है, इसे अभी ये कंपनी है 84-85 से लेके 2025 तक वो लड़ी, तो जो इंटरिम और एड इंटरिम इंजंक्शन लिया है वो इतने सारे साल कंटिन्यू रहता है। फिर मैंने ये कहा था कि 20 साल के बाद अगर डिक्री हुई तो वो तो अपील में जाएगी ही जाएगी। लिटिगेंट्स को क्या मिलता है? वो लोग फिर क्या करते हैं, लोकल जो गुंडे लोग हैं उसके पास जाता है, ज़रा रिकवर करके दे, और कभी कभी सेटल भी हो जाता है, कभी कभी क्राइम भी हो जाता है, तो ये एक डेंजर जोन है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की ये जो रिजिड व्यू है उसकी वजह से ये सब स्टेप्स जो रिकवरी प्रोसीडिंग्स में आते हैं, हर्डल्स, तो जिसको रिकवर करना है, जिसका पैसा अटका है, तो ये सब गूंज के पास जाना, लोकल गुंडे को बोलना, ये है वो है। मीडिएशन भी अ फेल्योर है। सडन मीडिएशन हो जाते हैं सक्सेसफुल, मगर मोस्ट ऑफ द मीडिएशन जहाँ रिकवरी है वो लोग आके बैठते हैं, एक रुपये के सामने 5 पैसा फेंकते हैं और फिर बोलते कोर्ट में मिलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है कोर्ट से डिक्री लेके रिकवर करना। सीनियर काउंसिल्स जो है वो एक एक्सपेंसिव सर्विस है, और मैं आगे कुछ नहीं बोलना चाहती, ये मेरे थ्रेड के अंदर लिखा हुआ है। तो मैंने ये सजेशन दिया था कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को जो 21-22 है, ऑर्डर 21 है, उसको रिव्यू करो और देखो, क्योंकि अगर आपको सूट फाइल करना है तो इंटरिम इंजंक्शन तभी मिल सकता है कि दोनों पार्टी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तभी का तभी, जैसे सूट फाइल किया, प्लेंटिफ ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट किए, और रिटन स्टेटमेंट जो है वो 60-90 डेज की लिमिट है, डिफेंडेंट ने किया, और इंटरिम इंजंक्शन तभी मिलेगा जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फाइल हुआ। तो ये शायद हम लोग एक्सपीडाइट कर सकते हैं जस्टिस सिस्टम। एविडेंस, जैसे मैंने बोला कि डॉक्यूमेंटरी एविडेंस सूट के साथ ही ओरिजिनल फाइल होना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर आई डोंट नो, आई डू नॉट रिमेंबर ऐसे जवाब आते हैं, तो ये भी एक है इशू। तो जैसे ड्रॉन अप डिक्री को, जैसे मैंने बोला, 5 साल लगते हैं। नो रिवाइवल ऑफ डिक्री इज नेसेसरी आफ्टर 2 ईयर्स। जैसे 21-22 की नोटिस है, उसको निकाल देना चाहिए। एक बार डिक्री आ गई, क्यों सरकार अपना पैसा निकालने के लिए NPA जो है वो सरकार सारे कंपनी की जो प्रॉपर्टी वो जब्त कर लेती है और सेल भी कर देती है। तो तुम खुद कर रहे हो, तो प्राइवेट लिटिगेंट्स को क्यों नहीं ऐसी सहूलियत दे रहे हो? क्यों लंबा लंबा खींच रहे हो? अगर जेन्युइन है, अगर सूट के साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं, रिटन स्टेटमेंट के साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किए हैं, तो फिर ये सब डिक्री 21, 22, 20, ऑर्डर 21, ऑर्डर 20, ये सब क्यों, क्या ज़रूरत है? जैसे आप रिकवर कर रहे हो वैसे हमारा भी रिकवर करके दो, तो ये जुडिशरी का भी और जस्टिस सिस्टम का आपको ब्लेसिंग्स मिलेगा। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी यही हालत है, हम अंदर डालते हैं, वो आके सिर्फ मुद्दल दे देता है, और बाकी के मैंने तो ये भी देखा है कि सीनियर काउंसिल के पैसे भी नहीं दिए हैं।
क्योंकि वो चेक रिटर्न आ गया, वो लेके चला गया, फाड़ के फेंक दिया, तो उसमें जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है वो फंस जाता है। तो इसके बारे में भी कुछ होना चाहिए। और मैं तो जैसे मैंने इस थ्रेड के अंदर ये कहा था कि ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशरी है, हायर जुडिशरी, वो उसमें पब्लिक इनविटेशन होना चाहिए। अभी ये तो डिबेटेबल इशू है, क्योंकि मैंने ये भी कहा था कि जैसे यूपीएससी है वैसे हमारा जुडिशरी बोर्ड होना चाहिए। आप यंगस्टर्स को ट्रेनिंग दीजिए, उनको जज बनाइए, जस्टिस बनाइए, हायर लेवल पे लेके जाइए। जैसे आईएएस, आईएफएस, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, तो शायद हम ज़्यादा प्रोफेशनली हैंडल कर सकें। मगर ये तो अभी जो सिस्टम के अंदर है और एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जैसे कॉलेजियम है, लीगल डिपार्टमेंट्स हैं, या तो फिर लीगल हमारी जो मिनिस्ट्री है, यही सब डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक्सटर्नल प्रोफेशनल हूँ, मुझे इंटरनल एडमिन का बहुत पता नहीं है। मगर मैं ये तो पक्का बता सकती हूँ कि अगर आईएएस, आईपीएस देश चला सकते हैं, तो इसी तरह से आईजेएस अगर निकाला तो वो लोग सर्टेनली जुडिशरी बहुत अच्छी तरह से चलाएंगे। तो इसी के साथ मैंने कभी 2016 में बोला था, तो ये जजमेंट मेरे पास आया उड़ीसा का, और 88 का पेमेंट अगर 2025 में रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर सर्टनली मैं मिस्टर अमित शाह और अर्जुन राम मेघवाल और किरण रिजिजू से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ प्लीज़ आप सीपीसी पढ़िए और उसको रिवाइज कीजिए। आप कुछ कीजिए, जहाँ जैसे आप एनपीए के सब रिकवर कर रहे हो थ्रू ईडी, हमको भी कुछ ऐसा सेटअप दो जो ये सब सेट असाइड हो जाए। सीपीसी चाहिए ही नहीं हमें, फटाफट रिकवरी हो तो देखो कैसे तुम्हारी इकोनॉमी फटाफट फास्ट चलती है। आज हम 3 नंबर पे, हम 1 नंबर पे आ जाए, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो है वो कोर्ट रिसीवर के पास है, और या तो पेमेंट जो है अटका है वो इंजंक्शन की वजह से अटका है। तो आप लोग सबसे बड़े और पावरफुल हो, ये तो मैं एक राइटर और अपना एक्सपीरियंस में एक्सप्रेस कर रही हूँ। मगर मैं एक कॉमन सिटीजन का मैं एंग्विश मैं आपको बता रही हूँ। तो आई एम श्योर आप इसके अंदर 2016 से काम किया है कि नहीं पता नहीं है, मगर 2025 से आप पक्का काम चालू कीजिए। जय हिंद।